हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो भारत में प्रयागराज में महाकुंभ शुरुआत हो चुकी है और ये महाकुंभ बहुत स्पेशल है। स्पेशल कई मायनों में है। स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि 144 साल बाद ऐसा मुहूर्त बना है कि ये महाकुंभ पड़ा है। यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगला महाकुंभ फिर 144 साल बाद पड़ेगा। इसलिए इसको लेकर के उत्सुकता काफ़ी ज़्यादा है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जाना चाहते हैं, लोग जाकर के स्नान करना चाहते हैं, क्योंकि जो ये जनरेशन है वो तो ये समझता है कि अब हमारे जीवन काल में ये मुहूर्त फिर कभी नहीं आएगा। इसलिए इस कुंभ को लेकर के उत्सुकता बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी मात्रा में लोग जाना चाह रहे हैं। ये जो पूरा एक त्यौहार है महाकुंभ का, वो कितना बड़ा है, उसका दायरा कितना बड़ा है, वो किन किन क्षेत्रों में क्या योगदान कर सकता है, हम सब विषयों पे इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको पता चल सके कि इस महाकुंभ के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। ये सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं है जहां लोग अपने पापों का या फिर अपने समृद्धि के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए जाकर के कामना करना चाहते हैं, बल्कि इसका कई क्षेत्रों में कई तरीकों से इसका बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव पड़ने वाला है। तो उन सारे मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। जो सबसे पहला मुद्दा है जिस पर हम लोग बात करेंगे, जिसका प्रभाव इस महाकुंभ से पड़ने वाला है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आर्थिक प्रभाव। जी हाँ, भारत की अर्थव्यवस्था में इस महाकुंभ का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है और बहुत ही सकारात्मक इसका एक तरीके से प्रभाव पड़ने वाला है। दरअसल यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस महाकुंभ में करीबन 40 करोड़ लोग दर्शन करने आएंगे। 40 करोड़ लोग जाकर के प्रयागराज में डुबकी लगाएंगे। तो 40 करोड़ लोग अगर जाएंगे तो यह अंदाजा लगाया जाए कि अगर एक व्यक्ति 10,000 रुपये खर्च करेगा तो कुल 4 लाख करोड़ रुपए का खर्च होगा इस महाकुंभ में। 4 लाख करोड़ रुपए भारतीय जीडीपी का कुल 1% होता है। भारतीय जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। तो इसको अगर हम आसान भाषा में समझे तो लगभग 400 लाख करोड़ के आसपास भारतीय जीडीपी है मौजूदा समय में। उसका 1% बनता है 4 लाख करोड़। तो कोई एक ऐसा फेस्टिवल, कोई एक ऐसा गैदरिंग जिससे इतनी बड़ी जीडीपी का 1% सिर्फ एक गैदरिंग से आता हो, तो ये दुनिया के किसी भी देश में देखने को नहीं मिलता कि ऐसा कोई पर्व हो रहा हो जिस एक पर्व से उस देश की जीडीपी का 1% वृद्धि हो रही हो। आप इसके ग्रैंडियोर का, इसके विशालता का और इस बात से लगा सकते हैं कि पूरे यूरोप की आबादी लगभग 45 से 48 करोड़ के बीच है और सिर्फ एक महाकुंभ में, प्रयाग महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे। हो सकता है संख्या इससे ज्यादा हो जाए। तो ये पूरे यूरोप के लिए भी एक तरीके से एक क्यूरोसिटी का विषय बना हुआ है। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे यूरोपीय भी, चाहे वो रशिया के हो जाए, चाहे वो फ्रांस के, इटली के और भी बहुत सारे देशों के, वो महाकुंभ देखने आ रहे हैं, इसकी विशालता देखने आ रहे हैं। इसका जो धार्मिक महत्व है, इसकी जो धार्मिक मान्यता है, उनसे उनको बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि उससे वो कनेक्टेड महसूस नहीं करेंगे। उससे हम भारतीय महसूस करेंगे कनेक्टेड। लेकिन इतनी बड़ी विशालता उन्होंने कहीं देखी नहीं है। उस पूरे यूरोप कंटिनेंट में जितनी आबादी है, उतनी आबादी सिर्फ एक जगह पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये सोचने के मतलब ये माइंड बॉगलिंग है, दिमाग को चकरा देने वाला है। पूरा यूरोप इस बात को लेकर हैरान है कि कैसे भारत अपने लॉ एंड ऑर्डर को, अपनी व्यवस्था को मेंटेन किए हुए है, जहां इस पूरे कंटिनेंट के बराबर की आबादी सिर्फ एक जगह पे इकट्ठा होने वाली है कुल 45 दिनों में। तो ये जो 4 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ये 4 लाख करोड़ रुपए प्रयागराज में खर्च किए जाएंगे। वहां पे लोग चाय पिएंगे, खाना खाएंगे, होटल्स में रहेंगे, कुछ सामान खरीदेंगे। तो इसका फायदा मतलब मैक्रो लेवल पे, जिसको हम मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं, मैक्रो लेवल पे भारत की इकोनॉमी को तो होगा, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा माइक्रो लेवल पे होगा, जमीनी स्तर पे होगा, जहां रेडी वाले, छोटे छोटे दुकानदार, इनफैक्ट बहुत भिक्षा मांगने वाले, ऐसे छोटे छोटे व्यापारी, ऐसे छोटे छोटे दुकानें, हो सकता है वो करोड़ों रुपए कमा ले, हो क्या सकता है वो कमा सकते हैं। जिस जगह 40 करोड़ लोग आएंगे, अगर वहां किसी ने 50 लाख भी चाय बेच दी तो 1 करोड़ रुपए कमा लेगा। आप इस चीज की विशालता देखिए, पूरा परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य कैसे बदल देगा प्रयागराज के। प्रयागराज
में जितने भी छोटे बिजनेसमैन हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उसको कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा इससे। वो छोटे छोटे व्यापारी, वो छोटे छोटे चाय बेचने वाले, अगर उनके जीवन में एक समागम से, एक कार्यक्रम से 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए आते हो, तो आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते उनकी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। वो इन पैसों से अब कोई बड़ा व्यापार खड़ा कर सकते हैं, या अपने उसी व्यापार को, सपोज कि कोई चाय बेच रहा है, उसको बड़े स्तर पर कर सकता है, तो उसकी पूरी लाइफ स्टाइल बदल जाएगी। अब वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य, ये सब मुहैया करा सकता है। इससे वहां के लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा, तो ज्यादा सामान खरीदेंगे तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। इसका अंततः भारत की इकोनॉमी को फायदा होगा। तो इस महाकुंभ को लेकर के कुछ मीडिया ग्रुप, या बहुत कम मात्राएं पर कुछ लोग इसका एक तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि क्यों जरूरी है। सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अरे तो सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए, ऐसा तो नहीं कि किसी गलत जगह खर्च कर दिए। सरकार ने उन 12,000 करोड़ रुपए वहां सड़कें बनाई हैं, इससे लोगों को रोजगार मिला है, वहां लोगों की सुविधा की व्यवस्था की है, ताकि जो मूवमेंट है वो आसानी से हो सके, किसी प्रकार से भगदड़ ना हो, कोई स्टैम्पिड ना हो। तो किसी बात पे आलोचना करना उचित नहीं है। आप हर चीज की विशालता को देखिए, उसका सिर्फ एक पर्सपेक्टिव मत देखिए। भारत की जो संस्कृति रही है वो शुरू से सबको साथ में लेकर चलने की संस्कृति रही है। भारतीय संस्कृति में न सिर्फ एक तरीके से धार्मिक मान्यताओं को ध्यान दिया गया, बल्कि भारतीय संस्कृति ने शुरू से आर्थिक परिदृश्य, सोसाइटी के जो सिनारियो है, जो सोशल एस्पेक्ट है, जो सामाजिक एक तरीके से जो सामाजिक संरचना है, उसको भी ध्यान दिया है। इन सब समागम से पहले भी उस जगह की आर्थिक स्थिति बेहतर होती थी। सब जगह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होता था, तो इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता था, बहुत सारे लोगों का व्यापार बढ़ता था, बहुत सारे लोगों की आजीविका जुड़ी होती थी इससे। इसलिए आप देखेंगे कि जो भारत का संस्कृति रही है, भारत का जो सनातन संस्कृति जिसको बोलते हैं, उसमें त्योहारों का बड़ा महत्व है। और देखेंगे हर सीजन में आप अलग अलग जगहों पे जाए, चाहे साउथ में चले जाए, या वेस्ट इंडिया का वेस्टर्न पार्ट में चले जाए, ईस्टर्न पार्ट में चले जाए, या फिर नॉर्दर्न पार्ट में देखिए, छोटे छोटे चीजों के लिए त्योहारों की व्यवस्था की गई है। फसल कटती है, उसके लिए त्योहार मनती है। फसल जिस दिन रोपी जाती है, उसका त्योहार है। हर महीने में त्योहार है। सावन महीना शुरू होता है, उसका त्योहार है। इन त्योहारों से भारत की इकोनॉमी जुड़ी हुई थी। चूंकि पश्चिमीकरण और ये जो पाश्चात्य शिक्षा है, इसने हमें इस तरीके से सोचना सिखा दिया है कि इकोनॉमिक मॉडल तो दरअसल जो है सो वेस्ट का है। भारत के लोग या जो नॉन वेस्टर्न लोग हैं, वो लोग इकोनॉमी का मॉडल जानते ही नहीं थे। ये तो अंग्रेजों ने आकर भारत में इकोनॉमिक मॉडल दिया, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। भारत की संपन्नता अंग्रेजों के आने के पहले ही थी। गुप्त काल, जिसको भारत में सोने की चिड़िया कहा जाता है, जिस काल को, उस काल में भारत की संपन्नता पूरे विश्व में सबसे ज्यादा थी। हमारा जो दक्षिण भारत है, आज भी वहां मंदिरों में देखिए तो उसकी भव्यता है, वो इसीलिए। तो इस महाकुंभ के इस त्योहार का एक तो लोगों की जो जन भावनाएं हैं, जो एक तरीके से मान्यताएं हैं, वो जुड़ी हुई है, तो उसका भी सम्मान होना चाहिए। हर बात का क्रिटिसिज्म साइंस का आड़ लेकर के कि हम साइंटिफिक बात कर रहे हैं, मॉडर्न बात कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हर जगह एक मान्यता होती है और उन मान्यताओं को माना जाता है। दिवाली खोजेंगे तो उसकी एक मान्यता है, इसलिए मानी जाती है। हर सोसाइटी को कनेक्टेड रहने के लिए, एंजॉय करने के लिए, हर सोसाइटी में खुशहाली के लिए कुछ चीजें बनाई गई। ये सनातन संस्कृति की खूबसूरती है, जहां इतने कलरफुल एक तरीके से ये संस्कृति है, इतना रंग बिरंगा इसमें त्योहार है। इंसान के जीवन के हर एस्पेक्ट को, जीवन के हर रूप को सेलिब्रेट करने के लिए एक त्योहार है। वेदर के हर रूप को सेलिब्रेट करने के लिए त्योहार है। इन्हीं त्योहारों का एक उदाहरण है जो प्रयागराज में हो रहा है। ऐसे त्योहारों को सरकार को बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। और योगी गवर्नमेंट, मैं यहां कभी भी किसी गवर्नमेंट की प्रशंसा करने के लिए, अभी उनका प्रमोशन करने के लिए नहीं आता हूं, वो कैपेबल है करने के लिए, पर इस मामले में योगी गवर्नमेंट की मैं बहुत प्रशंसा करूंगा। जिस तरीके से उन्होंने कानून व्यवस्था को वहां पे दुरुस्त किया है, जिस तरीके से पूरी व्यवस्था की है कि प्रयागराज में चीजें ठीक से हो,
भाई जिस देश में आपके देश के 40 करोड़ लोग जा रहे हैं तो वहां का लॉ एंड ऑर्डर, वहां की सुविधा, उनकी सुविधा का ख्याल रखना भी सरकार का दायित्व है। इसमें धर्म, इसमें पंथ, इसमें संविधान का आर्टिकल 25, 26 इसका कहीं वायलेशन नहीं है, बल्कि ये सरकार की ड्यूटी है। कुल मिला जुला के जो बात कहना था कि इसका आर्थिक प्रभाव कितना विशाल है, इसको भी देखना चाहिए। इससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। बनारस में जो काशी कॉरिडोर बना है उसमें जो यूपी टूरिज्म का आंकड़ा है बताता है कि 2023 में 10 करोड़ लोगों ने वहां पे तीर्थयात्री गए थे। जरा सोचिए, जिस एक शहर में 10 करोड़ लोग गए हो साल भर में, वहां की इकोनॉमी कितनी तेज घूमी होगी, वहां कितने रोजगार के नए मौके जनरेट हुए होंगे। जब से अयोध्या मंदिर, श्री रामलला के मंदिर का उद्घाटन हुआ है, यहां टूरिज्म में एक हाइक देखने को मिला है। वहां के जमीन, वहां के प्रॉपर्टी के रेट 2 गुने, 3 गुने, कहीं कहीं 10 गुने बढ़ गए हैं। सोचिए वहां के लोगों को कितने नए इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली होगी। तो भारत की तरक्की सिर्फ एक तरफा नहीं होती है। भारत का जो समाज है उसको देखना पड़ता है। इस समाज में हर चीज है। सांस्कृतिक उत्थान करके भी इस देश के तरक्की का एक एस्पेक्ट खोला जा सकता है। जब कोई इसकी बात करता है, संस्कृति के उत्थान की, इन त्योहारों की, इसका कतई मतलब नहीं है कि वो नए नए एस्पेक्ट है, जो नए नए दरवाजे खुले, उनकी बात नहीं करता, उनकी बात करता, पर सबको साथ लेकर चलना चाहिए। ये हमारी संस्कृति, ये सारी चीजें हमारे देश, हमारे समाज की जड़ है। इसको अगर हम भूल गए तो हमारा ये पूरा समाज रूपी जो एक पौधा है वो मुरझा जाएगा। मॉडर्न इंडिया के जो सबसे बड़े प्रतीक में से एक है, युवाओं के लिए विशेषकर, विवेकानंद जी ये बात कहते थे। राजा राम मोहन राय, द ग्रेट राजा राम मोहन राय ने भी यही बात कही थी कि हमें पश्चिमीकरण का अंधा अनुकरण नहीं करना है, पर इसका यह भी मतलब कि हमें पश्चिमी दुनिया की बनाई हुई नई बातों को, पश्चिमी दुनिया के इनोवेशन को या पश्चिमी दुनिया की अच्छी बातों को नजरअंदाज करना है। हमें उन दोनों का समागम करना है। 1893 के अपने उस प्रसिद्ध अमेरिका में जो भाषण हुआ था उसमें विवेकानंद जी ने इसी बात पे फोर्स किया था कि पश्चिमी संस्कृति और पूर्वी संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति का मिलाप से जो एक नई संस्कृति बनेगी वो दुनिया की सबसे समृद्ध संस्कृति होगी। वो इसी बात को कह रहे थे कि हम कंप्यूटर भी सीखेंगे, हम गीता भी सीखेंगे। कंप्यूटर हमें नए नए खोज करने, नई नई गति बढ़ाने में मदद करेगा, तो गीता हमें जीवन जीना सिखाएगा। अब इन दोनों में कोई अंतर्द्वंद है नहीं कि गीता पढ़ने वाला कंप्यूटर नहीं जान सकता और कंप्यूटर पढ़ने वाला गीता नहीं जान सकता। हमें दोनों को साथ लेकर चल रहा हूं। हमें इन सारे त्योहारों के इकोनॉमिक एक्सपेक्ट को देखना चाहिए कि सोसाइटी में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो रैदर कि हम इसका विरोध करें, हमें इसका सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट को नए नए आइडियाज बताने चाहिए। ओवरऑल गवर्नमेंट इस देश की तरक्की के लिए होती है, सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए होती है। उसमें बहुत सारे फ्लॉज होते हैं, बहुत सारे बुराइयां होती हैं। तो अच्छाई और बुराई, फ्लॉज और गुड, ये सब हिस्सा होता है। एक गवर्नमेंट का मिक्सचर होता है। गवर्नमेंट में इन सब का हिस्सा होता है। जैसे एक व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों का हिस्सा होता है। कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि अच्छा और बुरा होता है। इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट बहुत बड़ा है। मैंने कई ऐसे चैनल्स देखे जहां एक तरीके से न डायरेक्टली भी, बहुत जगह इनडायरेक्टली टॉन्ट मारा जा रहा है कि महाकुंभ एक तरीके से वेस्ट ऑफ टाइम है। मतलब चीन के एक्सपोर्ट से, चीन की तरक्की से महाकुंभ को जोड़ा जा रहा है, जिसका कोई सेंस नहीं बनता है, पर लोग कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।